नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भारत में नई ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज हो चुका है। भारत में वह तेजी से अपनी पैठ बनाती जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी थी जिसके जरिए ब्रिटेन ने भारत में कदम रखा और बाद में भारत की स्वतंत्रता को निगल लिया। इस बार ब्लैक रॉक नाम की कंपनी जो ब्रिटेन की नहीं है लेकिन अमेरिका की है, जो भारतीय जीडीपी का 2.5 गुना ज़्यादा एसेट रखती है और अमेरिकी जीडीपी के आधे के बराबर एसेट रखती है। अडानी का कर चुकाने के बहाने ब्लैक रॉक कंपनी अब भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में भी अपनी दखल बनाने के फिराक में लग गई है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक और सबसे सफल हेज फंड्स में से एक सिटाडेल ने गौतम अडानी के कर्ज को खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है और बताया जा रहा है यह एक नतीजे पे आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यह बातचीत $750 मिलियन के कर्ज को खरीदने के लिए है जिसे अडानी ग्रुप रीफाइनेंस कराना चाहता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो वह अपना जो कर्ज है वह इन कंपनियों को दे के अपने आप को नए सिरे से खड़ा करना चाहता है। 2022 में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से $750 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट नोट्स खरीदे थे। एक तरह का यह उधार वाला नोट्स होता है। इस 7 साल के कर्ज की शर्तें और कीमतें अप्रैल मई 2025 के बाद और सख्त हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप इस कर्ज को रीफाइनेंस कराना चाहता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप कई हवाई अड्डों के अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन के लिए AAHL में $750 मिलियन और जुटाना चाहता है। इसमें से $300 मिलियन नया कर्ज होगा जबकि बाकी रीफाइनेंस होगा। अडानी ग्रुप 2019 से एयरपोर्ट के बिजनेस में है। अभी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर है। इसके पोर्टफोलियो में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे तमाम क्लासिकल और बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL अडानी की एक कंपनी है जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CSMIA को ऑपरेट करती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL का ज़्यादातर हिस्सा अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड यानी AAHL की पास है, जो अडानी इंटरप्राइजेज की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सूत्रों की माने तो ब्लैक रॉक और सिटाडेल के साथ बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि सौदा हो ही जाएगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सौदा लगभग हो चुका है, अब घोषणा बस बाकी है। ग्रुप अन्य वैश्विक संगठनों के साथ भी बातचीत कर रहा है लेकिन उनके नामों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सिटाडेल के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अडानी ग्रुप, ब्लैक रॉक और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने सवालों का जवाब ही नहीं दिया। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। भले ही अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अडानी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन सौदे के बाद अडानी के तमाम एयरपोर्ट पर विदेशी नियंत्रण जैसी खबरों पर तमाम संबंधित एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे आ गई हैं। अडानी ग्रुप 2019 से एयरपोर्ट बिजनेस में है और अभी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर है। अडानी के पोर्टफोलियो में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। सूत्रों का मानना है कि ब्लैक रॉक और सिटाडेल के साथ बातचीत जारी है और इसमें आने वाले दिनों में कोई समझौता हो सकता है। ब्लैक रॉक की भारत में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य देश में तेजी से बढ़ते वित्तीय बाजारों में अपनी पैठ बनाना है और प्रभुत्व भी स्थापित करना है। 2008 में भारत में स्थापित ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं सहित तमाम जगहों पे ब्लैक रॉक का निवेश लगा हुआ है। सरल शब्दों में कहे तो पूंजी के दम पर
भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की स्थिति में ब्लैक रॉक लग गया है। वित्तीय संस्थान की भारतीय शाखा ब्लैक रॉक सर्विसेज इंडिया संस्थागत और रिटेल दोनों तरह के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। पिछले साल जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की। कंपनी की योजना डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेजर लॉन्च करने की है। भारत में ब्लैक रॉक ने टाटा मोटर्स और रिलायंस जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। ब्लैक रॉक इंक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। यह $10 ट्रिलियन से ज़्यादा एसेट को मैनेज करती है। यह राशि भारत की जीडीपी का 2.5 गुना और अमेरिकी जीडीपी का आधा है। यही वजह है कि इस कंपनी के सीईओ लैरी फिंक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। न्यूयॉर्क स्थित ब्लैक रॉक कंपनी ने मुंबई के डेवलपर के रहेजा क्रॉप से वर्ली स्थित कॉमर्शियल टावर अल्टीमस की 4थी मंजिल पर जगह सीधे डील करके लीज पर ली थी। इसके गुड़गांव और बेंगलुरु में भी कार्यालय है। महज 1 साल के भीतर इस कंपनी ने कैसे अपने पांव पसारे हैं, देश की दिग्गज कंपनियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। ब्लैक रॉक के साथ निवेश करने के लिए तैयार सीटाडेल एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो हज फंड, मार्केट मेकिंग और निवेश प्रबंधन में सक्रिय है। इस कंपनी का इतिहास जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि सीटाडेल अक्सर विवादों में घिरी रही है। इसके बारे में बताने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि हज फंड होता क्या है। आपको बता दें कि हज फंड एक प्रकार का निवेश फंड होता है जो उच्च मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थानों से पूंजी एकत्र करके विभिन्न निवेश रणनीतियों का उपयोग करके रिटर्न अर्जित करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपसे पैसा लिया जाता है, उसको ऐसी जगहों पे डाला जाता है जहां पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो सके। ये फंड्स पारंपरिक निवेश फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक जोखिम भरे और जटिल रणनीतियों का उपयोग करते हैं। हेज फंड्स का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उच्च रिटर्न प्रदान करना होता है, चाहे बाजार की हालात कैसे भी हों। हेज फंड उच्च जोखिम वाले निवेश रणनीतियों का उपयोग करते हैं जैसे शॉर्ट सेलिंग, लिवरेज और डेरिवेटिव्स। इससे साफ है कि इन रणनीतियों से उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन इसमें नुकसान का भी जोखिम अधिक होता है। यानी पैसा जनता का और मैनेजमेंट अपनी शर्तें रख के सरकार और जनता दोनों को एक तरीके से ब्लैकमेल करने की स्थिति में होती है। अब बात सीटाडेल से जुड़े विवादों की। गेम स्टॉप विवाद 2021 में हुआ। गेम स्टॉप के शेयरों में असमान वृद्धि के दौरान सीटाडेल और अन्य हेज फंड्स पर शॉर्ट सेलिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगे, यानी शेयर मार्केट में गड़बड़ी करने के आरोप लगे। सरल शब्दों में रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स जैसे ऑनलाइन समुदायों ने खुदरा निवेशकों को गेम स्टॉप के शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे हेज फंड को भारी नुकसान हुआ। सीटाडेल और रॉबिनहुड जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे कि उन्होंने खुदरा निवेशकों के शेयर खरीदने को रोककर हेज फंड्स को फायदा पहुंचाया। नियामक जांच की बात की जाए तो सीटाडेल और उसके संस्थापक केन ग्रिफिन अक्सर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो भारत में सेबी है, अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की जांच के दायरे में आते हैं। इन जांचों में मार्केट मैनिपुलेशन, अंदरूनी जानकारी का अनुचित उपयोग और अनुचित ट्रेडिंग प्रथाओं के भी आरोप लगे हैं। इसके अलावा पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो, सीटाडेल सिक्योरिटीज सीटाडेल की सहायक कंपनी PFOF यानी पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो मॉडल का उपयोग करती है, जिसमें वह ब्रोकेज फर्मों को उनके ऑर्डर फ्लो के लिए भुगतान करती है। इस प्रथा को लेकर आलोचना होती है कि यह निवेशकों के हितों की बजाय ब्रोकरेज फर्मों और मार्केट मेकर्स को ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। सीटाडेल और अन्य हेज फंड्स पर टैक्स हेवन का उपयोग करके करों को बचाने के भी आरोप लगते हैं। वित्तीय पारदर्शिता की कमी और जटिल वित्तीय उत्पादों का उपयोग के कारण भी इन कंपनियों पर सवाल उठते रहे हैं।
बात सीटाडेल की ही नहीं, ब्लैक रॉक की भी करते हैं। ब्लैक रॉक भी अपने आकार और प्रभाव के कारण अक्सर विवादों में घिरा रहता है। कंपनी पर अमेरिकी सरकार तक को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। कंपनी बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ब्लैक रॉक के पास वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके कारण आरोप लगते हैं कि यह कंपनी बाजारों पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इसके कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और छोटे निवेशकों के हितों का नुकसान भी होता है। ब्लैक रॉक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह तमाम रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और सरकारों पर अत्यधिक प्रभाव का इस्तेमाल करती है, जिससे वित्तीय नियमों को अपने पक्ष में ढाला जा सके। कई बार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव अमेरिका तक में देखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ब्लैक रॉक पर आरोप लगा कि कंपनी सरकारी निर्णयों पर अत्यधिक प्रभाव डाल रही है। ब्लैक रॉक पर मुनाफे की खातिर चीन में निवेश करने की भी आलोचना की गई, खासकर उन कंपनियों में जो मानवाधिकार उल्लंघन और सरकारी दमन में शामिल रहे। पारदर्शिता की कमी के भी आरोप लगते हैं। ब्लैक रॉक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह अपने निवेश निर्णय और रणनीतियों में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरतती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी राणा, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के तौर पे जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राणा साहब आपसे, अडानी के $750 मिलियन कर्ज को ब्लैक रॉक और सीटाडेल द्वारा अगर खरीदा जाता है, जिसकी लगभग पुष्टि होने वाली ही है, तो इसका मतलब है कि भारत की संपत्ति के एक हिस्से पर अमेरिकी संस्थाओं का अधिकार हो जाएगा। तो क्या अडानी और अंबानी के माध्यम से ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन जैसी कंपनियां भारत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं, और सरकार अगर चुप है तो क्यों चुप है? जी देखिए, पहले तो इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ ये चर्चा में है कि इस प्रकार की डील संभव है, हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि अडानी और अंबानी इनके बारे में ही चर्चा ज्यादा क्यों होगी। अडानी ने पहले आईपीओ लाया, उस समय हिडनबर्ग ने आके बीच में एक ऐसा रायता फैलाया कि वो आईपीओ उनको अपना वापस लेना पड़ा। जब वो दूसरा ग्लोबल बॉन्ड के लिए जा रहे थे तब भी वही दिक्कत आई। यानी कोई भी उद्योगपति जो है अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो उसको फंड की जरूरत है। फंड या तो बैंक दें या दूसरे बैंक दें, या इस प्रकार की जो कैपिटल जो फर्में हैं वो उनको दें। अब कहीं से तो वो लेगा, अपना उसको अपना एक्सपेंशन करना। राणा साहब, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं कि फंड की तो जरूरत है, व्यापारी को फंड की जरूरत होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है, क्या भारतीय बैंक अब अडानी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको फंड नहीं दे रहे हैं? दूसरा सवाल उठता है कि अडानी का ही नाम क्यों? तो हमारी मीडिया चैनल बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि अब रणनीतिक एसेट्स पे विदेशी कंपनियों का अगर नियंत्रण होगा, जिसमें ये तमाम एयरपोर्ट शामिल हैं, तो हमारी सुरक्षा में भी सेध लगने की पूरी आशंका है। इसीलिए यह सवाल उठाया जा रहा है। राणा साहब, देखिए क्या है कि वो जो एसेट की मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ऐसे में एसेट जो है वो उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो एसेट कंपनी का नहीं होता है, एसेट उसी के पास रहेगी। वो एसेट को मैनेज करेगा, यानी उसके जो फंड है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी कमाई है, वो सारी चीजों को वो कंपनियां जो देखती हैं। फिजिकली जो भी उसका कंट्रोल है वो उसी के पास रहता है। तो इस प्रकार से जो है हम ये कह के अब अडानी को, मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि अडानी के साथ जब कोई भी बात आती है तो उसको आपने कहा कि भारतीय बैंकों का 47% जो टोटल जो अडानी का जो डेट है उसमें शेयर है, और बाकी अपने जो फॉरेन बैंक है उसने भी लगभग 25 से 27% उसको दे रखा है। 2.4 लाख करोड़ का जो है डेट जो है अडानी के ऊपर है, और बाकी कैपिटल फर्मों ने भी दे रखा है। यानी ये नहीं है कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन वो अगर किसी चीज के लिए बढ़ रहा है, आगे काम कर रहा है, और उनको लगता है जो फॉरेन बैंक ने भी लोन दे रखे हैं तो वो किसी आधार पर दिए हैं बैंकों ने,
तो इसलिए अब वो इसके अंदर फाइनेंस भी होगा, रीफाइनेंस भी होगा, एसेट मैनेजमेंट भी होगा। तो और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो सिर्फ चर्चा में है। चर्चा भी किस प्रकार से है कि भाई एक मार्केट में बात आ गई, हो सकता है वो भी हो। ऑलरेडी जो है फॉरेन कंपनियां बहुत सारी देश में इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। शेयर, जो कंपनियों के शेयर के अंदर उनकी होल्डिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी उन्होंने उनके स्वामित्व में आ गई या कंपनी में उनका कब्जा हो गया। तो इसलिए इस प्रकार लेकिन की उनका कंट्रोल तो हो ही जाता है राणा साहब कंपनी पे। नहीं नेचुरली होगा। इसलिए वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी है। अगर उसके पास उतने शेयर हैं कि उसका डायरेक्टर बोर्ड भी होना चाहिए तो होगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये आज का नियम नहीं है, ये पहले से चल रहा है। चलिए, तो इसलिए अब एक बड़ा उद्योगपति है, उसको बड़ा एक्सपेंशन चाहिए, उसको और जगह पे पोर्ट लेने हैं या एयरपोर्ट लेने राणा हैं। साहब बेहद अहम बात कह रहे हैं कि इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि अडानी कोई बड़ा एसेट लेने की कोशिश में है, हो सकता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी। झा साहब, यूक्रेन संकट और रूस में निवेश अगर देखा जाए तो ब्लैक रॉक ने युद्ध के समय साल 2022 में यूक्रेन और रूस में अच्छा खासा निवेश किया। अमेरिका उस समय रूस का विरोध कर रहा था, रूसी कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगा ब्लैक रॉक पे। और उस समय लग रहा है जब पूरा अमेरिका रूस के खिलाफ होता है, यानी इससे साफ था कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां अमेरिका के भी नियंत्रण में नहीं रहती हैं। ऐसे में भारत में कितना कंट्रोल हो पाएगा जबकि ऐसी कंपनियों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अमेरिका में होता है? झा साहब। जी प्रसन्न जी, देखिए सवाल काफी अहम है और एक दो चीज मैं आपको शुरू करने से पहले बताऊंगा कि एक्चुअल प्रश्न का जवाब देने से जी, कोई भी देश इतने गर्व से क्यों कहता है कि हमारे यहाँ पे इतना % FDI हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? आखिर ये क्या दिखाता है, क्यों लोग इतना गर्व से कहते हैं? देखिए, जब भी कोई देश अपना डेवलपमेंट करना चाहेगा, जिसके लिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके पास में या तो नहीं है या जितना % में लगाना चाहिए वो नहीं है, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। और जो देश की जो नियामक बॉडीज होती है, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उसने ऑलरेडी एक दिशा निर्देश दिया हुआ कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आप FDI लगा सकते हैं। तो आप लोगों में से, शायद आपके दर्शकों में से बहुत लोगों को शायद पता होगा कि आज से 4 दशक 5 दशक पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी जो थी, ये एक बहुत छोटी सी बॉडी थी। हम यहाँ पे बैंगलोर में आते थे और बैंगलोर का जो एयरपोर्ट होता था ये HAL एयरपोर्ट कहलाता था। ये एयरपोर्ट HAL का था। एयरपोर्ट HAL ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन उसका था, वो इसके सारे देख रेख मैनेजमेंट सारी चीजें करता था। तो ये जो एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है, वो दिन चले गए जब हमारे पास में 7 एयरपोर्ट होते थे। नहीं, जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता ली है तब लगभग 74 एयरपोर्ट थे। आज के दिन में लगभग 150 एयरपोर्ट के आसपास में हैं और आने वाले दिनों में और भी एयरपोर्ट को आप बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लगभग हर स्टेट में 1, 2 या 3 या 4 एयरपोर्ट जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे नेशनल एयरपोर्ट या फिर प्रोजेक्ट उड़ान के अंदर में आप एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। तो जब एयरपोर्ट आप बनवा रहे हैं तो सिर्फ एयरपोर्ट बनवा लेने से नहीं होता है। एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशंस में आज के दिनों में लगभग आप रफली रख लीजिए कि 150 से 200 करोड़ रुपए तक का वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए होता है ऑपरेशन करने के लिए। उसके अलावे जो डेवलपमेंट है, जो रनवे बनती है, टैक्सी ट्रैक बनती है, टारमैक बनती है। साहब, आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने एयरपोर्ट को ऐसी कंपनियों का नियंत्रण दे सकते हैं जो अमेरिका में बैठी हों, चाइना में बैठी हों? क्योंकि ऐसी कंपनियों में ब्लैक रॉक का केवल अमेरिका में ही नहीं निवेश है, वो चीन की कंपनियों में भी निवेश है। फिर वह अपने मुनाफे के लिए चीन की कंपनियों के यहाँ ला के बैठाएंगे, समझौते करेंगे और हम लोग मूक दर्शक बनेंगे। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हम लोग इसीलिए ले रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी चोर दरवाजे से आती है, धीरे धीरे
वहाँ के नियम और कानून छोटे छोटे राजाओं के जरिए बनते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उन पर आधिपत्य जमाती जाती है और अंतिम में ब्रिटेन सरकार एक दिन कब्जा कर लेती है भारत को, कहती है अब आप कंपनी पीछे हटे, अब हम आते हैं, सही से प्रशासन चलाएंगे। अब सवाल बस इतना उठ रहा है कि टेक्सास जैसे प्रदेश ने 2022 में ब्लैक रॉक को राज्य के पेंशन फंड से बाहर कर दिया। ये अमेरिका का स्टेट है, कंपनी को जीवाश्म ईंधन कंपनियों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया, और आरोप इसलिए इस कंपनी के खिलाफ लगा कि इनको इसी जीवाश्म वाले ईंधन पे इनको फंड लगाना था, लोगों के सोशल सिक्योरिटी के लिए लगाया नहीं इन्होंने। यानी और हमारा सवाल बस इतना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ज्वाइंट शेयर करके डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेजर लॉन्च किया, लेकिन तब इसलिए विवाद नहीं हुआ चूंकि हमारे कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट्स वो लगे दांव पे नहीं लगे थे। जी प्रसन्न जी, मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल छोटा सा जवाब देता हूँ। देखिए, जब भी आप ऐसे ग्लोबल टेंडर फ्लोट करते हैं जिसमें आप एफडीआई के लिए आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो एकदम बिल्कुल उसके लिए सशक्त रहती है। आज के दिन में दुनिया में कितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी हैं इसका रिकॉर्ड है। भारत के खिलाफ कितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी हैं उसका रिकॉर्ड है। कौन से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में है, कुछ देश में और कुछ देश में नहीं है, उसका रिकॉर्ड है। तो जब आप ऐसे टेंडर आप फ्लोट करते हैं, जब आप ये एफडीआई सीक करते हैं, तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडी द्वारा दी गई होती है। अब जब आपके पास में आवेदन आएंगे एफडीआई के लिए, तो उस समय में जब आप किसी को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, उस समय में देखते हैं क्या ये क्वालिफाई कर रही है हमारे जो दिशा निर्देश है वो उसके अनुरूप या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है उसको आप छाड़ देते हैं। अगर वो आपको दिए गए दिशा तो आपकी बात मोटे मोटे तौर पे समझी जाए तो फिलहाल इस डील से भारत को कोई खतरा नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यहीं पे आना चाहता था कि जिन कंपनियों से भारत को कोई खतरा महसूस नहीं है, सिर्फ भारत को खतरा महसूस नहीं है, निर्धारित कौन करेगा? वो भारत के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे अगर शेयर मार्केट में जाए तो सेबी होता है, बैंकिंग मार्केट में जाए तो आरबीआई होता है। तो इस तरह के जो रेगुलेटरी बॉडी होते हैं जो कि एपेक्स बॉडी है आपके, वो जब आपको कहते हैं कि हाँ ये विद इन रेंज है, विद इन स्कोप ऑफ जो वर्क है उसमें आता है, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। और हर बॉडी के लिए आप फ्री में कुछ क्या होता है, नियम कानून कायदे को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है। मैं सेबी की भी रिपोर्टिंग किया हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये लोग फंड में सीधे ना कोई पोस्ट लेते ना डायरेक्टर, केवल शेयर में अपना हिस्सा लेते हैं और जिस तरीके से चाहते हैं मैनेजमेंट को घुमाते हैं। सवाल फिर उठता है तो जी, मैं आपको छोटे से मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, आज के पहले भी आरबीआई होता था, बैंक भी होते थे, लेकिन आपने सुना है बैंक में फोन बैंकिंग होता था। आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर एक फोन करते थे और उसको जिसको लोन नहीं चाहिए उसको भी मिल जाता था, जितना नहीं चाहिए उतना भी मिल जाता था। वो दिन गए। आज के दिन में जनता, रेगुलेटरी बॉडी सब बिल्कुल सशक्त है। चलिए ठीक है, ये फूड प्रूफ है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी शैडो बैंक है, इतना तो मानते होंगे आप। और कहा जाए कि पूरी दुनिया अमेरिका की इसी मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी के कब्जे में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन क्या कानून के दायरे में कोई आपको ऐसा कोई इतिहास पता चलता है जब यहाँ के कानून अमेरिका किसी कंपनी पे लादे गए हों और वो आप मानने के लिए मजबूर हुआ हो? राणा साहब। नहीं, देखिए, जब इन्वेस्टमेंट आएगा या जो भी डील होगी, तो जैसे अभी कह रहे थे हमारे ग्रुप कैप्टन कि भाई हमारे कानूनों के आधार पर ही होगी। अडानी अपने आप में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि जो सरकार के नियमों के विरुद्ध हो। तो इसलिए जो भी कंपनी आएगी, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हमारे उसके ऊपर रहेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है आपको अपना एक्सपेंशन प्ले कर चाहिए। आप यूएस को भी देखें, यूएस के भी आज कितना जो है डेट है, यूएस खुद अपने डेट में है। तो
इसका मतलब जो एक्सपेंशन यूएस ने अपनी पूरी वर्ल्ड में अपनी दादागिरी कर रखी है कर रखा है, जी। तो उसके लिए उसने लोन भी ले रखे हैं। तो इसलिए ये तो एक छोटी कंपनी है, और उन्होंने सही कहा कि मैं ये बता रहा हूं कि जो भी उद्योगपति उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर आदमी क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इतना ही जो है अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन कोई भी एबीसी, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, और भी आता है और उसको लगता है, और उस कंपनी को भी लगता है कि उसकी वर्थ है और उसके एसेट्स हैं, और वो जो है उसकी कैपेसिटी है, उसकी लिक्विडिटी है, उसके पास कैश है। अब अडानी के पास अगर देखें तो कितना जो रिपेमेंट करने के लिए उसके पास कैश फ्लो है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो इसलिए कोई समस्या इसलिए आती नहीं। जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी जो अपने टर्म डिक्टेट करें, और कारण क्या है, भारत में अगर आएगी तो भारत के नियमों के आधार पर ही वो यहाँ पर जो है वो डील करेगी। इसलिए भारत उसको कभी भी जो है उसको कह सकता है या उसके ऊपर दबाव डाल सकता है कि भाई ये हमारे नियमों के विरुद्ध आप जा रहे हो। तो उसके अंदर देश इतना बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राज्यों ने ब्लैक रॉक पर वामपंथी एजेंडा, जिसे एक तरीके से कहा जाए तो देश विरोधी एजेंडा भी चलाने का आरोप लगाया था, केवल नीतियों में बदलाव के लिए। ऐसी ही बातें और ऐसे ही इतिहास हमें सजग रहने के लिए अलर्ट करते हैं। आप दोनों मेहमान इस खास प्रोग्राम में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण इतना है फिलहाल, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।